चलो भाई, तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन शुरू किया था, कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, एक बार देख लो। राशि ऑनलाइन ऑनलाइन है राशि। चलो भाई, शुरू करते हैं। हमने एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला देखा था डिफरेंशिएशन का। पहले एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन करना है ना आपको, तो एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है यही निकालना क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज दे दूं, यहाँ पे x और y की कुछ वैल्यूज हैं। अगर मैंने एक इक्वेशन लिख दी y इज इक्वल्स टू 3x। अब देखो, अगर x की वैल्यू में 0 रखूं तो y कितना मिलेगा? 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y कितना मिलेगा? 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो ये 9 मिल जाएगा। अब देखो, सेम पॉइंट्स को ना यहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूं। ये हो गया 0 0। यहाँ पे है हमारा x और यहाँ पे है y। पहला पॉइंट देखो 0 0 ये है। दूसरा पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ 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 यहाँ। देखो, x की वैल्यू जब 1 है तब इसकी वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 6, x की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है तो इसकी वैल्यू हमको 9 मिलेगी। इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने अगर ये बना दिया तो हमको एक ये कर्व मिलेगा। अब इस कर्व में समझते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या चीज। डिफरेंशिएशन मतलब आप समझ जाओ, डिफरेंशिएशन हम ऐसा लिखते हैं हमेशा dy बाई dx, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब यहां पे देखो, मैं एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूं। वो सेगमेंट में कहीं पे भी ले सकता हूं। मैंने ये एक सेगमेंट ले लिया, ये दिख रहा है। अब इस सेगमेंट में देखो, यहां से सेगमेंट शुरू हुआ है और यहां पे सेगमेंट खत्म हुआ है। तो देखो, x में वो आगे बढ़ा है और वो y में भी देखो आगे बढ़ा है। अगर आप ये वाले कोऑर्डिनेट और ये इसके कोऑर्डिनेट देखोगे ना, तो आप देखोगे कि x में वो आगे गया है और y में भी आगे गया है। तो ये जो x में चेंज हुआ है ना, इसी को हम कहते हैं dx। और ये जितना ऊपर गया है इसी को हम क्या कहते हैं? dy। अब देखो, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला अगर मैं आपसे एंगल निकालने के लिए बोलूं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि dy बाई dx। ये देखो स्लोप है, इसको हम स्लोप कहते हैं ना, कितने एंगल पे ये टिल्टेड है, इसी को हम स्लोप कहते हैं। तो स्लोप ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन क्या है? एक क्वांटिटी कितना चेंज हो रही है दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ये कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब यहाँ पे तो ना ये लाइन थी तो बड़ा इजी हो गया था। अब देखो, यहाँ पे dy बाई dx को आप कैसे लिखोगे? चेंज इन y। अगर ये y2 है और नीचे वाला y1 था इस सेगमेंट के लिए, यहाँ पे ये x1 है और ये x2 है, तो चेंज इन y कितना होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो x2 माइनस x1। ये बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन ना हो, अगर मान लो कुछ इस तरीके का कर्व बना हुआ है, ये इस तरीके का, अब आपको अगर निकालना है कि यहां से लेके यहां के बीच में x और y में कितना चेंज हुआ है, तो यहां पे हमको स्लोप निकालने के लिए ना बहुत दिक्कत हो जाती है। जब तक ये एक स्ट्रेट लाइन थी तब तक के सही था, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी वो देख लेते हैं पहले। इस पॉइंट पे देखो, स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? मैंने आप लोगों को बताया था, स्लोप निकालना है जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बना दो, उस पे स्लोप आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, इस पे भी आप एक लाइन ड्रॉ करो, उसका भी स्लोप आएगा।
और आप जानते हो इससे और इससे जो दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये वाले पॉइंट को टच करती हुई लाइन बनाओगे तो ऐसी लाइन बनेगी, लेकिन इस पॉइंट को टच करते हुए लाइन बनाओगे तो देखो ऐसी लाइन बनेगी। तो इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये है, तो इसका स्लोप देखो कम है और इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो जब कोई इस टाइप का कर्व होता है ना, उसमें हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है, पर हमें एक ही फॉर्मूला पता है स्लोप निकालने का, dy बाई dx। तो यहां पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो है ये एक ट्रायंगल नहीं बना रहा है, क्योंकि ये क्या है, ऐसा कर्वेचर वाली बॉडी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों पॉइंट को बहुत पास ले आऊं, एकदम एक्सट्रीमली पास, अगर ये बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, दोनों से एक ही लाइन पास हो जाएगी। देखो ये दोनों दूर दूर हैं, तो दोनों का स्लोप अलग अलग है, दोनों से अलग अलग लाइन जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ये पॉइंट इसके पास आएगा, सोचो इतना पास आ गया कि आप डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पा रहे हो कि दो अलग अलग पॉइंट हैं, बट हैं दो अलग अलग पॉइंट। तो इतने अगर पास आ गए तो उससे तो एक ही लाइन क्रॉस हो जाएगी। अगर एक ही लाइन क्रॉस हो जाएगी तो उसका स्लोप निकालना बहुत आसानी से आपको आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा बिल्कुल उसी के पास में है, तो उससे जो हम लोग लाइन खींचेंगे ना, ये देखो ये उसका स्लोप हो जाएगा। तो ये थीटा निकालना आपको बहुत आसानी से आता है। एक लाइन का स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, वही मेथड, कहीं पे भी क्या करो, दो ऐसे सेगमेंट ले लो। अब ये वाले सेगमेंट और ये वाले सेगमेंट पे देखो, ये y2 है और ये y1 है, वैसे ये x1 है और ये क्या है, x2 है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इनको अगर दोनों पॉइंट को बहुत पास ले आया आपने तो बहुत इजी हो जाता है डिफरेंशिएशन करना। तो ये तो बात होगी डिफरेंशिएशन क्या है, लेकिन हमको क्या करना है, अभी फॉर्मूले में डील करना है। इसको डिटेल में आपके मैथ्स वाले सर बताएंगे। अभी हमारे पास एक चीज है कि अगर y इज इक्वल्स टू, अगर कोई कांस्टेंट है, मान लो 5, मान लो 5, तो देखो इसका मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा। अगर ये x है और ये y है, तो y इज इक्वल्स टू 5, यानी एक ऐसी लाइन जिसपे y की वैल्यू हमेशा 5 रहे। देख लो यहाँ पे भी y इक्वल टू 5, यहाँ पे भी y इक्वल टू 5। एक बात बताओ, x कितना भी बढ़ जाए y में कितना चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे देखो tan थीटा अगर आप निकालोगे dy बाई dx, अगर dx में चाहे जितना चेंज कर लो, y में तो कोई चेंज ही नहीं होता। तो y में चेंज नहीं होता तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 0। यानी कि अगर आपको कभी भी कांस्टेंट दिया और बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप कितना लिखेंगे, 0। अब देखो मैं अपना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की बात करते जाऊंगा, बाकी चीजें मैथ्स में क्लियर होंगी। अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करने बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा ये, 0। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 36, तो dy बाई dx इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू x की पावर n, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसको सामने ले आओ n और x में से एक कम कर दो, n माइनस 1। अब बताओ कि अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, हाँ तो 2 सामने आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 और x की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, पावर में 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 2 की पावर में कितना है, 1, 1 सामने मल्टीप्लाई होगा तो ही रहेगा, और x की पावर 1 माइनस 1 यानी 0, x की पावर 0 यानी कि 1, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। माइनस इसका कितना हुआ डिफरेंशिएशन, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, ये आ गया। तो ये डिफरेंशिएशन हमको करना आना चाहिए। क्या आप लोग इजीली कर लोगे डिफरेंशिएशन? चलो फटाफट एक डिफरेंशिएशन करके बताओ। y इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर, तो इसका dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में अगर इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, x की पावर में जो कुछ भी होता है उसको तो पहले सामने ले आओ। तो मैंने 3/2 को सामने लाया और x की पावर में जो भी रहता है ना उसमें से -1 करना होता है।
तो ये हो जाएगा इतना। अब माइनस, अब ये 1/2 को मैंने सामने ले आया, तो x की पावर 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 6 x की पावर में, हाँ 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 x की पावर 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट x प्लस 6x। ये अंडर रूट x अब नीचे इसलिए आ गया, 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2। माइनस में जब भी पावर होती है ना तो उसको नीचे ले आओ तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, और x की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट। इतना क्लियर है? तो हम सब बच्चे डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद देखो एक और चीज हमको देखना है कि अगर दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी कि y आपको ना दो अलग अलग फंक्शन के टर्म में दिखाई दे रहा है। देखो हमने अभी एक्स स्क्वायर का कर सकते हैं और हम लोग साइन एक्स का भी कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट, लेकिन अब वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो पता है इसको यू वी फॉर्म कहा जाता है कि दो फंक्शन है, एक यू फंक्शन है और एक फंक्शन है वी। अब ये यू और भी कुछ भी हो सकते हैं। तो जब भी आपको y इज इक्वल टू यू वी दिखाई दे, तब आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, जो फंक्शन पहले दिख रहा है उसको पहले डिफरेंशिएट करो, तो du बाई डी एक्स, और उसके साथ में v को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अब दूसरे वाले का हमको करना है डिफरेंशिएशन, और पहले वाले को एज इट इज रख दो। देखो यू y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो हमने क्या किया, v को एज इट इज रखा और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अब भैया बदलना है इसको, एक का डिफरेंशिएशन करे दूसरे को आपने एज इट इज रखे, अब क्या करना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहले को एज इट इज। तो मुझे सोच के बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, करके बताओ। ये वाला हमको फॉर्मूला लगाना है, तो बताओ ऊपर से y इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको मैंने मान लिया कि ये u है, इसको ना u टाइप का मान लो, और इसको मान लो कि ये हमारा v है। तो फॉर्मूले में क्या है कि पहले v को एज इट इज लिख दो जैसा दिया हुआ है, तो हमने एज इट इज v को लिख दिया साइन x। अब क्या बोल रहा है, u को डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहां पे हमने लिख दिया क्या 2x। अब ये बोल रहा है प्लस, अब बोल रहा है u को एज इट इज लिख दो, तो u को हमने एज इट इज लिख दिया, और आप बताएंगे हमें साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो साइन x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि v को डिफरेंशिएट करने बोला है, तो ये क्या हो जाएगा cos x। खत्म डिफरेंशिएशन। तो बताइए अगर दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर log x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। अच्छा ये u है, ये v है, इसको क्या मानेंगे, 6 को कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कभी भी हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ये u है और ये v, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको u कंसीडर किया कि ये हमारा पूरा का पूरा u है और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है v है। तो फॉर्मूला कहता है पहले v को एज इट इज लिख दो, हमने v को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद u को डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना हो जाएगा 12x, सामने 6 भी है ना, तो ये हो जाएगा क्या 12x प्लस, अब देखो क्या बोल रहा है, इसको एज इट इज लिखो दूसरे वाले को, तो हमने 6x स्क्वायर को एज इट इज लिखा। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ऑनलाइन बैठे बच्चे बताएंगे। पेज पलटो बताओ log x का डिफरेंशिएशन। अरे पिछली क्लास में लिखवाया था ना मैंने, अच्छा कॉपी लाना भूल गए थे। log x का होता है 1/x,
तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये x इसको आप कट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 12x log x प्लस 6x, ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx का वैल्यू। आगे चल के हमको बहुत इसका काम पड़ने वाला है। हमको क्या रहेगा, हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा और हमको वेलोसिटी निकालना रहेगा, इसलिए तो देखो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे जब भी कोई मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? हाँ, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करना ही है हमको। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, या अब हम लोग समझते हैं कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, लिखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं ना आगे चल के ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनाऊंगा जिसमें ना यहाँ पे टाइम रहेगा और यहाँ पे रहेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। मैं अगर कहूं कि एक बच्चा अपने घर से निकलता है, तब मैंने टाइम को बोल दिया कितना, 0, और उसका अभी डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 0। वो तो अभी घर में ही बैठा हुआ है ना, ये उसका घर है, यहाँ पे एट टाइम t इक्वल टू 0 उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 0। अब अगर मैंने आपसे बोला कि जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अपने घर से पता है 5 मीटर दूर चला आता है, 1 सेकेंड में 5 मीटर दूर। तो देखो यहां से हम चले, ये 1 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड है पूरे, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब सेकेंड्स हैं। और यहाँ पे भी ना 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगे बहुत सारे मीटर्स हैं। मैंने मान लिया कि 5 मीटर यहाँ पे है, ये देखो 5 मीटर और ये है 1 सेकेंड। तो इन दोनों का पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। आप लोग को पॉइंट ड्रॉ करना तो आता है ना। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 से हम ऐसी वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और s इज इक्वल टू 5 मीटर, तो 5 मीटर से ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जहां पे कट करते हैं वहां पे हमको पहला पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं पॉइंट्स ड्रॉ करते चले जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स को ड्रॉ करते चले जाऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि अब ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो चुका है 10 मीटर, ऐसे करने पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और जब आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, आप उनको सबको ऐसा जोड़ दोगे। सबको जोड़ दिया आपने, ये ग्राफ बनाना आपको आ गया। आप अपने लिए भी ग्राफ बना सकते हो कि 1 मिनट में मैं इतना दूर चले जाती हूँ, कि 2 मिनट में इतना दूर, तो आप अपने लिए ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, मेरे को पूरे ग्राफ से मतलब नहीं है, एक छोटा सा सेगमेंट, वो सेगमेंट मैं ऐसे करके काट लिया, बस अब पूरा फोकस हमारा इस सेगमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, इस सेपरेट को मैं अलग, इस सेपरेट सेक्शन को मैं अलग से दिखाता हूं यहाँ पे। ये देखो, इसको मैं अलग से दिखाऊंगा। ये हमारा छोटा सा सेगमेंट था, यही था वो सेगमेंट। अब इसमें देखो क्या टाइम में चेंज हो रहा है। यहां पे देखो, यहां पे देखो टाइम कितना था, इतना था, इसको हमने t1 नाम दे दिया। क्या टाइम आगे बढ़ा है? बिल्कुल आगे बढ़ा है। देखो, क्या इसने कोई डिस्प्लेसमेंट किया है? बिल्कुल किया है। थोड़ी देर पहले देखो ये इतने मीटर पे था, मान लो इसको मैंने S1 कहा, और थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच गया, S2 पे। यानी टाइम के साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और हर कोई जानता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अगर हम टोटल ले लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, लेकिन अगर एक छोटे से हिस्से पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर आप देखो ना, अगर मैं इस ग्राफ का ये छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया, तो ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। यानी हमको यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला है, जो कि आपको अगले पूरे 2 साल तक के याद रखना है। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्लोप। ये क्या है, स्लोप में तो है। ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds, और ये क्या है, dt। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, d का मतलब होता है चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, पिछली क्लास में हम लोगों ने लिखी थी डेफिनेशन, ये क्या रहता है, वेलोसिटी रहता है कि नहीं।
तो यहां से देखो, और है क्या, ये स्लोप है, यहाँ पे हमने निकाला स्लोप और हमको फ्री में क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई। अभी एवरेज इंस्टेंटेनियस को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, है तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जैसे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड होती है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये एक स्टार पॉइंट है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। वाह, कितनी इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे मिली। तो हम यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। बिना इस फॉर्मूले के आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला। यहां से हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा, कि अगर हम s और t के बीच में एक ग्राफ बनाए, उस ग्राफ का हमने छोटा सा सेक्शन ले लिया, तो ये हमको क्या दिखाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या दिखाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो सॉरी, चेंज इन टाइम। अगर मैं यहाँ पे ये थीटा मेजर कर लूं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। टेन थीटा मतलब क्या आ गया, स्लोप। लेकिन हमको ये भी पता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी हम लोगों ने दोनों चीज को क्लब कर दिया, कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, उसका जो स्लोप रहेगा वही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। आपको अब अगले आगे चल के ये चीज याद रखनी है, v इज इक्वल टू ds बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दैट्स इट। क्या ये फॉर्मूला बच्चों को याद रहेगा? अब देखो, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हमारा जो एक बॉडी है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका फॉर्मूला इसने दे दिया कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है टी स्क्वायर प्लस 3t। तो मुझे बताओ कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो देखो, पिछले पेज से बच्चों को पता है वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt। वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt। तो वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt। इस चीज को याद रखो, वेलोसिटी होता है ds अपॉन dt। याद है थोड़ी देर पहले अपन लोग y लिखते थे और dy बाई dx लिखते थे, ये तो y है। और इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो इसका डिफरेंशिएशन, जैसे वहां x के रिस्पेक्ट में करते थे, वैसे यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करेंगे। मान लो ऐसा लिखा होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखते, 3। अब देखो, इसको भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे देखो y को x के रिस्पेक्ट में की तो dy बाई dx, s को t के रिस्पेक्ट में करो तो ds बाई dt। तो देखो, इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ऐसा आता है, इसको t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, हाँ 2t प्लस 3। समझ लो यही x है, ये x की जगह आपको t बोलना है। ये तो समझ में आया। तो देखो, बधाई हो, आपने वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर लिया इसके लिए, इस बॉडी के लिए। बॉडी का आपको क्या दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट, और आपने क्या निकाल लिया उसका, वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ बैठे हर बच्चे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। अरे सब बच्चे को पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या ये फॉर्मूला अलग से याद रखना है क्या, v is equals to ds by dt, v is equals to ds by dt। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये चीज हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया था, ये v is equals to ds by dt, और ये स्टार पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। चलो तो अब ना देखते हैं इसका, हम लोग रियल में फील लेते हैं क्या है ये। अब एक बार मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया कि s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है पता है, कि जब टाइम और s के बीच में आपको, डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा।
जब भी ऐसा फॉर्मूला देता है ना, उसमें आप क्या करोगे, टी की वैल्यू सबसे पहले 0 रख लिया करो। अगर टी की वैल्यू 0 है तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर टी की वैल्यू 1 है तो एस की वैल्यू 1। अगर टी की वैल्यू 2 है तो एस की वैल्यू 4। अगर टी की वैल्यू 3 है तो एस की वैल्यू, अगर टी की वैल्यू 4 है तो एस की वैल्यू 16। अब देखो, आप लोग एक ग्राफ बना सकते हो। एक्चुअल में हमको एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना है, हम तो फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, पर फील ले लेते हैं कि है क्या चीज। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया, ये है टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को, पहले आपने 0 0 लिया, उसके बाद आपने इसको 1 लिया तो ये भी 1 आया, तो देखो इसको भी सेम डिस्टेंस, इसको भी सेम डिस्टेंस लिया है मैंने। अब t की वैल्यू 2, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, तो देखो t की वैल्यू 2 और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये यहां पे मिलता है आपको। तो ये इतना ऊपर मिलता है आपको। उसके बाद जब t की वैल्यू 3 होती है तो इसकी वैल्यू तो देखो 5 6 7 8 9 यहां मिलती है आपको इसकी वैल्यू। और जब आप सारे पॉइंट्स को मिलाओगे ना, तो आपको ना एक कर्व मिलता है। वो कर्व कुछ इस टाइप का होता है। ये अगर आप t की माइनस में भी वैल्यू रखते, अगर मान लो -1 रख देते, तो भी क्या मिलता, हमको 1 मिलता। तो पता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैल्यूज पुट कर देते तो पता है आपको ग्राफ इधर ऐसा मिलता। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि s इज इक्वल टू टी स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा दिखता है। जिसकी पावर ऑड होती है 1, उसी के रिस्पेक्ट में ये पूरा ग्राफ बनता है। ये एडिशनल नॉलेज थी, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमको ऐसा एक कर्व मिला, ये कर्व मिला। अब क्वेश्चन ना दो टाइप का आएगा। क्वेश्चन दो टाइप का आएगा। एक में आपको दिया रहेगा कि आपको ये रिलेशन दिया हुआ है और पूछेगा वेलोसिटी बताओ। एक दिया रहेगा, ये दिया हुआ है और बोलेगा कि एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन तो अभी हम पढ़ेंगे, पर इससे देखो हमको वेलोसिटी बताना है। अब वेलोसिटी बताना है तो वो पूछेगा, पता है किस टाइप से पूछेगा, कि बताओ एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते, डिस्टेंस नहीं दिया है, तो चलो निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ 0 सेकेंड पे 0 है डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड पे 1 डिस्प्लेसमेंट है, और ये पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का पहले हमारे पास फॉर्मूला भी तो रहना चाहिए। हमें पता है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें पता है अगर s को आप एक बार डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो देखो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हाँ, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। v इज इक्वल्स टू एस को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, 2t। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2t। मिल गया फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू 2t। अब पूछ ले वो किसी भी टाइम के लिए, हम निकाल सकते हैं आंसर। अब वो 10 सेकंड के लिए पूछेगा तो t की जगह 10 रख देना, 100 सेकंड के लिए पूछेगा तो t की जगह पे 100 लिख दो। पूछा क्या था उसने, वेलोसिटी, लेकिन फॉर्मूला किसका दिया था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया है और पूछा है वेलोसिटी, तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करना है, वो वेलोसिटी बन जाता है। समझ में आया? क्योंकि देखो, ये मीटर है और ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी बन गया। तो डिफरेंशिएशन को एक बार करके, मतलब सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। if s is equals to t cube, if s is equals to t cube, then find the velocity, at t is equals to 1 second,
एंड टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। बस तान्या, आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस सर। ओके, तो s इज इक्वल टू टी क्यूब दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगी? फॉर्मूला दिया है डिस्प्लेसमेंट का और पूछ रहा है वेलोसिटी। क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे? कैसे? हाँ, तो पूछा है v, तो v क्या होता है? ds अपॉन dt। अब s को एक बार डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 3t का स्क्वायर। अब बता दो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। देखो वेलोसिटी का फार्मूला आ गया हमारे पास, v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। अब देखो अगर टाइम 1 सेकेंड है तो इसकी जगह पे 1 रख दो, 3 into 1 क्या आ जाएगा? ये 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। चलो, क्या मुझे आप वेलोसिटी एट 3 सेकेंड और वेलोसिटी एट 4 सेकेंड बता सकते हो? फटाफट बताओ, इसके बाद इसी में एक और चीज हम ऐड ऑन करेंगे। हाँ, यहाँ पे कितना है? 3 में 27 और 4 में 48 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। जो हमारा पार्टिकल है वो तो 4 सेकेंड तक के मूव किया है ना, तो मैं पूछ रहा हूं 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड पूछा है इसमें, तो आप टोटल का मतलब ये मत समझ लेना कि शुरू से निकालोगे। उसने पूछा कि 2 से 4 सेकेंड के बीच में, तो 2 से 4 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? बताओ देख के, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 से 4 सेकेंड के बीच का? सॉरी सॉरी, हाँ बताओ, फॉर्मूला क्या था ये वी एवरेज का? देखो देखो, हाँ T2 - T1। हाँ, ऊपर में क्या लिखोगे? वेलोसिटी लिखोगे और नीचे टाइम। आपको एक नया वाला बनाना पड़ेगा जिसमें आप क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट है एवरेज वेलोसिटी के। तो आप लोग क्या बनाओगे? टी और एस के बीच में, टी की वैल्यू 0 तो एस की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 1 तो एस की वैल्यू 1, टी की वैल्यू अगर 2 तो एस की वैल्यू कितनी? 8, अगर टी की वैल्यू 3 27, अगर टी की वैल्यू 4 तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 64। तो देखो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, S2 - S1 अपॉन T2 - T1। देखो पॉइंट, सॉरी, हाँ, ये 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? 64, तो 64 माइनस पहले वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? 8। देखो क्या है ना, ये हमारी बॉडी जो है वो यहां से यहां तक के चली है पूरा।
पहले सेकंड पे वो यहां थी, दूसरे सेकंड पे वो यहां थी, तीसरे पे यहां थी, चौथे पे यहां थी। इसने पूछा है दूसरे से चौथे सेकंड के बीच का, तो हम लोग यही वाली डिस्टेंस तो लेंगे ना। तो देखो 4 सेकंड पे 64 था और 2 सेकंड पे 8 था। 64 में से 8 हमने माइनस कर दिया तो इतना बच गया। समझ में आ रहा है? देखो यहां से यहां तक कि 64 था, 4 सेकंड में वो 64 चली, लेकिन 2 सेकंड में तो वो 8 मीटर चली थी। और हमको चाहिए यहां से यहां के बीच का डिस्प्लेसमेंट, कि 2 सेकंड से 4 सेकंड, तो हमको ये निकालना है। तो 64 माइनस 8, तो हमने यहाँ पे किया 64 माइनस 8, और नीचे उसने 2 से 4 सेकंड पूछा है, यानी कि 2 सेकंड के बीच का है ये। 2 to 3 और 3 to 4, 2 ही सेकंड तो लगेंगे। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देंगे क्या, इतना। 64 माइनस 8 56/2, यानी कि 28 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी एवरेज वेलोसिटी थी। क्या इतना क्लियर है? पक्का इतना समझ में आ गया? तो चलो एक क्वेश्चन कीजिए। इफ s is equals to if s is equals to 2t cube minus 9t square, find velocity at t is equals to 1 second and t is equals to 3 second. And t is equals to 3 second, 1 and 3 second पे निकालना है। Also find the time when body comes to rest. अच्छा, बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो टाइम पूछ रहा है, तो वेलोसिटी को हम टाइम के टर्म्स में निकाल लेंगे और उसको 0 के इक्वेट कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है। चलो इसको कोशिश करो। चलो एस दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है ना आपको, पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, शुरुआत तो करो। वेलोसिटी पूछा है आपसे और दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो भाई मैं पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ds बाई डी टी, यानी t के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको मैं जैसे डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 18t, क्योंकि t की पावर 2 माइनस 1, तो पावर 1 हो जाएगी। तो यहां से हमको मिल गया v इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस अब वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, टाइम की जगह पे 1 रख दो। जैसे ही 1 रखोगे तो 6 माइनस 18, यानी कि माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, 3 रख दो। 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 54 माइनस 18 3 जा 54, 0। वैल्यूज पुट करने पे 0, ये अपने आप 0 आ गया। मैंने तो मन से कोई भी वैल्यू बोल दी थी ना, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड बोलता तो कुछ और आता। अब क्वेश्चन में अगली चीज पूछा है कि वो वाला टाइम निकालो जब वेलोसिटी 0 हो जाती है। नहीं, मान लो मैंने 3 सेकंड नहीं दिया होता, वो तो 3 सेकंड पे आ गई लकीली। अगर मैंने 4 सेकंड दिया होता कि वेलोसिटी एट 4 सेकंड निकालो, तो आपको 4 सेकंड पे कितना मिलता? 4 4 16, 16 इंटू 6,
कितना हो जाएगा 16 into 6, हाँ 96 माइनस 4 into 18 कितना 72, कितना आ जाएगा ये 24। देखो 24 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ये तो मैंने 3 सेकंड दे दिया था, धोखे से आ गया ये। मान लो मैंने ये दिया ही नहीं होता, अगर मैंने आपको बोला होता कि 4 सेकंड पे निकालो, तो अब तो ये आ गया होता, तब कहां से निकालते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि वो टाइम निकालो जब बॉडी रेस्ट में आ जाए। तो रेस्ट में आने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू अगर जीरो रख दें तो हमको टाइम मिल जाएगा। तो रख देते हैं कि 6t² माइनस 18t इज इक्वल्स टू 0। यहां से 6t को कॉमन निकाल लेना, तो अंदर क्या बचेगा t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से t की कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। बताओ वो दो वैल्यू कौन कौन सी है। हाँ, एक आ जाएगा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और एक आएगा +3 3 सेकेंड। अब दोनों कैसे आया देखो, एक बार इस ब्रैकेट को उधर नीचे भेज दो तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। एक बार क्या करो, इसको नीचे भेज दो तो फिर क्या मिलेगा, t इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 0 दोनों पे यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी 0 मिलने वाली है, यानी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि वो टाइम निकालो जब बॉडी रेस्ट पे आ जाए। क्या करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के 0 के इक्वेट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन, या अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके आगे डिफरेंशिएशन तो हमारा चलता ही रहेगा। तो देखो एक्सेलरेशन, अभी तक के हम लोगों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किससे, एस से। उसके बाद हम लोगों ने देखा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब भी हमने देखा है v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट s। अब हम लोग देखने वाल रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब देखो आप अपनी गाड़ी चलाना शुरू करते हो, जब आप खड़े हो तब आपकी स्पीड है 0। उसके बाद अगर मैंने आपसे कहा कि काम करना बच्चे 80 की स्पीड में कोचिंग आ जाओ, क्या तुरंत आपकी स्पीड 80 हो जाती है? स्पीड आपकी धीरे 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 बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और एक टाइम के बाद 80 पे पहुंच जाती है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पता है हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे चल के, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पता है अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा है कि नहीं लगा है, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सिर्फ मुझसे इतना पूछना, सर उसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या? अगर मैं बोलूंगा नहीं उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो बोलना सर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है। इसका मतलब जो मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगा है? कोई फोर्स नहीं लगा है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उसी स्पीड से वो रिवॉल्व होते जा रहा है। जैसे कि धुआं उठा है मतलब कहीं ना कहीं आग लगी होगी, वैसे ही अगर आपको स्पीड में चेंज दिखा, इसका मतलब वहां फोर्स लगा है। अगर स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या कोई फोर्स लगा है? नहीं। ये मेन चीज है कि फोर्स लगा है कि नहीं लगा है। अगर स्पीड चेंज हुई इसका मतलब वहां पे फोर्स लगा हुआ है। अब स्पीड के चेंज होने को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखो एक बच्चा है, उसकी स्पीड थी इस पॉइंट पे 1 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो बच्चा यहां पे पहुंचता है उसकी स्पीड हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। आप लोग साइकिल चलाते ही हो, खड़े रहते हो तो आपकी स्पीड 0 है, उसके बाद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पहुंचते पहुंचते आपकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब बताओ इसकी स्पीड में चेंज कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 2 सेकेंड में पहुंच गया, इस पॉइंट से उस पॉइंट में पहुंचा, तो क्या स्पीड में चेंज हुआ? हुआ। क्या टाइम आगे बढ़ा?
हाँ बढ़ा। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड में कितना चेंज हुआ, तो आप बोलोगे स्पीड में कितना चेंज हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। और इतना होने में कितना समय लगा? 2 सेकेंड। तो स्पीड में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है इन 2 सेकेंड। तो पता है ये हो जाएगा कितना? 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन देखो मीटर पर सेकेंड और एक नीचे एक और सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो असेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपकी स्पीड में चेंज ही नहीं हुआ तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर 0। तो असेलरेशन आपका कितना है? 0। क्योंकि यही क्या कहलाता है? असेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेट करना यानी होता है स्पीड को बढ़ाना। बोलते हैं ना भाई एक्सेलेटर दे, सुने हो या नहीं? दोस्त के साथ जाते हो, पीछे बैठे रहते हो, उसके बाद आपने देखा कि आपका एक और दोस्त गाड़ी से जा रहा है, तो जो गाड़ी चला रहा है उसको क्या बोलोगे? ब्रेक मार। आपको उसको पकड़ना है। या मान लो आप आगे चल के पुलिस वाले बन गए, आगे चोर की गाड़ी चल रही है, आप अपने ड्राइवर से क्या बोलोगे? तो उसके पास नीचे ना 3 पैडल होते हैं, एक होता है क्लच, एक होता है एक्सेलरेटर और एक होता है ब्रेक। उसको आप किस पे पैर रखने बोलोगे? एक्सेलरेट कर। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है स्पीड बढ़ा। बढ़ा, वो तो बढ़ाने बोलेगा, लेकिन हम क्या सेंस करेंगे? चेंज करना। क्योंकि कई बार हमें स्पीड कम भी करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन स्पीड क्या कहलाता है? असेलरेशन। बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको बताना पड़ेगा। अगर मान लो आपके ड्राइवर ने चेंज इन स्पीड किया, देखो जो हमारे थीफ की गाड़ी थी, ये थीफ की कार है, ये जा रही थी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप बैठे थे पीछे पुलिस की वैन में, ये है पुलिस की वैन, और आपकी स्पीड थी अभी कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। अब चोर जो है उसकी गाड़ी की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। आपने ड्राइवर को बोला कि भाई गाड़ी की स्पीड कर दो 80 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर ने बोला यस सर, अभी उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं। लेकिन उसने 5 घंटे लिए गाड़ी की स्पीड को 20 से 80 में लाने में। तो क्या उसने काम किया? हाँ काम किया, 20 से 80 पे लेके आया, लेकिन बहुत स्लो स्लो। यानी कि उसका चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम क्या था? बहुत कम था। यानी उसने बहुत धीरे से एक्सेलेटर दबाया होगा, एक्सेलेटर कम है। लेकिन मान लो उसने 1 मिनट के अंदर अंदर स्पीड को 20 से 80 पे पहुंचा दिया, यानी उसने एक्सेलेटर जम के दबाया होगा, यानी उसने जम के एक्सेलरेट किया। यानी पूरा खेल किसका है? टाइम का है। पहले केस में भी उसकी स्पीड 20 से 80 हो गई, लेकिन इन कितना? 5 आवर। दूसरे केस में भी स्पीड 20 से 80 हो गई, लेकिन इन 10 सेकेंड। क्या चेंज इन स्पीड हुआ? यानी असलरेशन है। चेंज इन स्पीड यानी कि असलरेशन। क्या यहां पे असलरेशन हुआ है? हाँ, स्पीड में चेंज हुआ है मतलब असलरेशन हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा दोनों में असलरेशन हुआ है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर ये बहुत देर में हुआ है, तो ये असलरेशन बहुत छोटा है। असलरेशन की वैल्यू बहुत छोटी है, यानी कि उसने धीरे धीरे स्पीड बढ़ाया है। असलरेट करना यानी स्पीड बढ़ाना, ज्यादा असलरेशन मतलब ज्यादा स्पीड बढ़ाना तेजी से। इसका असलरेशन आप बोलोगे बहुत बढ़िया है, इसने तुरंत स्पीड बढ़ा दिया। स्पीड दोनों ने बढ़ाई है, इसने बहुत देर में बढ़ाई है, इसने बहुत कम देर में बढ़ाई है। इसलिए इसका असलरेशन ज्यादा है, इसका असलरेशन कम है। इसको चलो ऐसा मैं कर देता हूं कि इसने जो स्पीड बढ़ाई ना, इसने ये स्पीड बढ़ाई कितने में? मान लो इसको हम लोग यूनिट दे देते हैं कुछ। ये है मीटर पर सेकेंड, ये भी है मीटर पर सेकेंड, ये है मीटर पर सेकेंड, ये भी है मीटर पर सेकेंड। जो किलोमीटर में चल रहे थे हम लोग, 20 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इतना करने में इसको पता है 100 सेकेंड का टाइम लगा, और इस वाले ड्राइवर को 20 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जाने में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम लगा। अब देखो अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चों दोनों का असलरेशन की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर असलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड। तो मैंने बोला हाँ ले लो, चेंज इन स्पीड 80 - 20।
डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। इसने कितना टाइम लिया? 100। तो ये कितना हो जाएगा पता है? 60/100, यानी कि 0.6 मीटर पर सेकेंड यानी कि जो इसकी स्पीड थी ना, हर सेकेंड 0.6 मीटर बढ़ रही थी, 0.6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को बढ़ाना है ना, हर सेकेंड वो सिर्फ इतनी सी वेलोसिटी बढ़ा रहा था। अब नीचे वाले को देखो, इसमें चेंज इन स्पीड 80 - 20, लेकिन ये काम उसने कर दिया कितने? 5 सेकेंड में। तो 60/5 यानी ये हो जाएगा कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही। यहां पे इसकी हर सेकेंड स्पीड सिर्फ 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही थी। तो देखो, इसी को हम कहते हैं असलरेशन, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर चेंज इन स्पीड ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो असलरेशन ज्यादा, और अगर चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम है तो असलरेशन भी कम। डिपेंड करता है आपको असलरेशन कैसा चाहिए। अगर सामने सामने आपके सर की गाड़ी जा रही है तो क्या करोगे आप? अपनी स्पीड और कम कर लोगे। दोस्त की जा रही है तो स्पीड को बढ़ाना है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया हमारा असलरेशन। तो असलरेशन के बारे में लिखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको मजा आएगा। लिखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity with time is called acceleration, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and its direction is and its direction is same as the direction of देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ब्रैकेट में लिख लेना नॉट ऑफ द वेलोसिटी, नॉट ऑफ द वेलोसिटी। अभी देखो इसका मतलब हम समझेंगे कि एक पार्टिकल है, वो यहां से लेके यहां तक के पहुंच रहा है। इस पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है वो है 80 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे उसकी स्पीड हो जाती है 60 मीटर पर सेकेंड। वहीं ये दूसरा पार्टिकल है, वो भी यहां से यहां तक के गया है। यहाँ पे उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे उसकी स्पीड थी 80 मीटर पर सेकेंड। दोनों गए तो इसी डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इधर गए, इधर है, तो भाई वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ये है। असलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसका भी एक डायरेक्शन होगा। पर यहां पे देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कैसा है? निगेटिव है। क्योंकि देखो वेलोसिटी यहाँ पे अगर आप निकालोगे यहाँ पे चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हो तो क्या आएगा? -20। पता है यहाँ पे आप असलरेशन इज इक्वल टू लिखोगे 80 - 100 अपॉन, मान लो 1 सेकेंड लगा है तो 1 सेकेंड, तो ये कितना आएगा? -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि असलरेशन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? अपोजिट, नेगेटिव, मतलब इस साइड। ये वाले में देखो क्या आएगा? 40 - 20 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि पॉजिटिव। तो भले वेलोसिटी इधर है लेकिन असलरेशन इधर हो सकता है। अगर स्पीड कम हो रही है ना तो असलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसे हम लोग आगे चल के रिटार्डेशन बोलेंगे। भले गाड़ी उधर जा रही है लेकिन उसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है ना, लेकिन स्पीड कम हो रही है, तो हम बोलेंगे असलरेशन जस्ट रिवर्स साइड में।
इसलिए मैंने लिखाया कि असलरेशन की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो देखो हमने लिखा चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी भले उधर है पर वेलोसिटी का चेंज इस डायरेक्शन में, निगेटिव चेंज है ना। पॉजिटिव चेंज मतलब उधर, निगेटिव चेंज मतलब इस तरफ। तो वेलोसिटी का चेंज निगेटिव आया है, तो हम लोग लेंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। निगेटिव मतलब इधर, पॉजिटिव मतलब उधर। लिखिएगा। हाँ, तो इसका फॉर्मूला लिख लेना एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल टी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद लिखिएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन लिखिएगा रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन। जैसे पिछली बार निकाले थे टोटल डिस्प्लेसमेंट, 2 पॉइंट के बीच का निकाले थे, याद है? वैसे यहां पे निकाले, न्यूमेरिकल करेंगे अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद लिखिएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखिएगा एस डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, average acceleration is called instantaneous acceleration। भाई आप अपने घर से यहां तक के आते हो तो हर पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। मैं अगर किसी एक खास पॉइंट पे पूछूंगा कि इस सेकंड पे टाइम 3.567 सेकंड पे आपका एक्सेलरेशन कितना था, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप अपना एक्सेलरेशन बताओगे ना, उसी को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इसलिए मैंने बोला अगर टाइम बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा हो गया, तो उस छोटे से टाइम इंटरवल का जो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, लिखिएगा। हाँ, इसमें एक नोट लिख लेना, स्टार पॉइंट। इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब है इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, it means velocity is increasing with time. If acceleration is positive, it means velocity is increasing with time. इसी में दूसरा स्टार पॉइंट है। बताओ इफ एक्सेलरेशन इज 0, तो इसका क्या मतलब होगा? कांस्टेंट स्पीड। बहुत बढ़िया। अगर आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो क्या 0 है क्या? नहीं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड। अगर एक्सेलरेशन 0 यानी आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, आप 50 की स्पीड से जा रहे थे तो 50 की स्पीड से ही जा रहे हो, इसका मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद थर्ड, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब होता है इट मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। अब देखो जैसे कि हम लोगों ने वहां पे वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt लिखा था ना, वैसे यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना। ठीक है, तो देखो s इज इक्वल्स टू था डिस्प्लेसमेंट,
इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमको मिल गई v। अब पता है इस वेलोसिटी को हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया तो हमको क्या मिला, dv बाई, देखो भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पता है अगर हमें दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी कितनी होगी तो आप बता सकते हैं। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी तो आप बता देंगे। बहुत बढ़िया, 3t² माइनस 6t। बच्चों ने क्या किया, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, खत्म। अब अगर मैंने पूछा बच्चों बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, v को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो। जो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना, देखो ये कितना हो जाएगा, 6t-6 तो मिल जाएगा आपको। तो कितना इजी है, क्या इसमें कोई बहुत दिमाग लगाना है, नहीं। तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट और पता है पूछेगा एक्सेलरेशन, तो आपको पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या मिला, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। तो ऐसे करके हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तो हम इसके पीछे जाएंगे, हमको एक्सेलरेशन दिया होगा और पूछेगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हुए आते हैं तो ये मिलता है। और डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इसका उल्टा, अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें तो हमको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, if v is equals to, if v is equals to 3t² minus 2t, then find acceleration at t equal to 2 सेकेंड। 1 मिनट में आंसर आएगा इसका। मैं इसमें आगे भी लिख दे रहा हूं, ऑल्सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t is equals to 1 second and t is equals to 3 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है। हाँ, 6t-2t, जब 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे निकालना है, 10 है, अच्छा 2 सेकेंड का, ओके। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है वेलोसिटी और पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो हमें पता है एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, dv/dt से। तो v का जो फॉर्मूला दिया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 6t-2। तो एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, तो टाइम t की जगह पे 2 रख दो, तो 2 6 12 - 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया, ये जो दो चीजें पूछा था। अब उसने पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। भाई उसी के बीच उसने निकालने बोला है एवरेज एक्सेलरेशन, तो मैं
नहीं, यहाँ पे देखो 3 लिखा है, एक्सेलरेशन पॉइंट इस पे पूछा है, लेकिन ये 3 पे पूछा है। उसके बाद टाइम टेकन, टाइम टेकन तो बड़ा इजी है, 1 सेकंड से 3 सेकंड बोला है, मतलब 2 सेकंड है, 1 से 2 और 2 से 3। अब चेंज इन वेलोसिटी ये कैसे निकालें? तो भाई हमको v और t के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, तो t और v के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल बना लेंगे। t0 तो v0, t1 ये कितना हो जाएगा, v की वैल्यू भी 1, अगर t की वैल्यू 2 तो 12 माइनस 4 ये हो जाएगा 8। देखो मैं करेक्ट कर रहा हूं या नहीं मुझे बताना। अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया तो 3 3 9, 9 3 27, 27 माइनस 6 ये हो जाएगा 21। तो चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3, देखो यहाँ 21 थी और यहाँ पे 1 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 21 माइनस 1। तो इसको हमने लिखा 21 माइनस 1, और चेंज इन टाइम 3 माइनस 1 कितना, 2, 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कोई बहुत बड़ा टास्क था ये, बहुत इजी। टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन। इफ s इज इक्वल्स टू, if s is equals to t cube minus 6t square, then find the acceleration, then find the acceleration when body is at rest। ये अच्छा क्वेश्चन है। then find the acceleration when body is at rest। तान्या, रिया, आप लोग की साइड से भी आंसर आना चाहिए। तो हमको उस समय का एक्सेलरेशन निकालना है जब बॉडी रेस्ट में हो। टाइम 2 सेकेंड। हाँ, देखो बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, नहीं बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो चलो देखते हैं वेलोसिटी कब 0 होती है इसकी। बॉडी एट रेस्ट बोला मतलब वेलोसिटी को आपको 0 करना है, और वेलोसिटी का तो फॉर्मूला ही नहीं दिया है, तो फंस गए। अच्छा निकाल सकते हैं कैसे, ds अपॉन dt से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t, और क्वेश्चन में बोला है उस समय एक्सेलरेशन निकालो जब बॉडी रेस्ट में है, और रेस्ट में कब है, जब वेलोसिटी 0 होगी, है ना। वी नो दैट एट रेस्ट v इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसको हमने 0 के इक्वेट कर दिया, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल टू 0। 3t को हमने कॉमन निकाला, तो अंदर में क्या बचेगा, t माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से देखो t की 2 वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, हाँ एक बार देखो इस ब्रैकेट को नीचे भेज दो, खत्म। तो क्या दिखेगा, 3t इक्वल टू 0, 3t इक्वल टू 0, 3 को भी उधर भेज दो तो t इक्वल टू 0। उसके बाद एक बार ये 3t को नीचे भेज दो, खत्म। तो क्या दिखेगा, t माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 उस तरफ जाएगा तो आपको पता चलेगा t इक्वल टू 4।
यानी जब t 0 होगा और t की वैल्यू 4 होगी ना, तब हमको वेलोसिटी 0 मिलने वाली है। और उसने क्या पूछा है, इस टाइम पे एक्सेलरेशन पूछा है। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी हमारे पास है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है dv बाई dt। तो v को t के टर्म्स में एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पूछा क्या था उसने, एक्सेलरेशन। कब, जब बॉडी रेस्ट में हो। रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी को हमने 0 के इक्वेट किया तो हमको टाइम मिल गया कि बॉडी कब रेस्ट पे आने वाली है। उस टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो 6t माइनस 12, 6t माइनस 12। तो एक्सेलरेशन एट 0 सेकेंड कितना हो जाएगा, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ऑनेस्टली ये समझ में नहीं आया। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकाले ये समझ में आ गया। अब उसने पूछा है एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब बॉडी रेस्ट में हो। और बॉडी कब रेस्ट में है, जब टी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन में टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 6 इंटू 0, यहाँ पे -12 तो -12। एक और जगह है जहां पे बॉडी रेस्ट में है, टी इक्वल टू 4 पे, तो एक्सेलरेशन उस पे भी निकालना पड़ेगा हमको। तो एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड, इसकी जगह पे 4 रखो, 4 6 24, 24, हाँ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव में आएगा, तो एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो डिस्प्लेसमेंट दिया था और पूछा था एक्सेलरेशन जब बॉडी रेस्ट में हो। तो हमने क्या किया, रेस्ट का मतलब होता है v इक्वल टू 0, तो v निकालना पड़ेगा। तो v में हमने वैल्यू पुट कर दी 0, तो हमको मिल गया बॉडी एट t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4 पे रेस्ट में है। क्वेश्चन यही पूछा था, एक्सेलरेशन तब निकालो जब बॉडी रेस्ट में हो। तो दो टाइम पे वो रेस्ट पे थी, तो दोनों पे हमने क्या किया, वैल्यू निकाल ली। हर बार हम नया टाइम निकालते हैं और वैल्यू निकालते चले जाते हैं। क्या इतना क्लियर है, पक्की बात? तो इसके आगे की क्लास में फिर हम लोग देखेंगे क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। और उसके बाद फिर हम चीजों को क्लब करना शुरू करेंगे और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है उसको 15 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग नहीं, आप लोग। एक बार कॉन्सेप्ट अगर बन गए ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन का टेंशन नहीं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन दिखाओ, अभी करते हैं जब तक टाइम है। चलो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward। क्या लिखा है मैं आपको बताते जाता हूं कि एक शराबी है, वो एक पतली सी गली में चल रहा है। पतली सी गली में चलने का ये मतलब है कि वो एक वन लाइन मोशन कर रहा है। अदरवाइज शराबी तो ऐसे ऐसे भी चलते हैं, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसलिए बोला है एकदम नैरो लेन। वो उसमें 5 स्टेप्स आगे चलता है और फिर 3 स्टेप पीछे आता है। 5 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप पीछे, और हर स्टेप उसका 1 मीटर का होता है। और हर स्टेप लेने में वो 1 सेकेंड का टाइम लगाता है। यानी वो 5 सेकेंड में 5 मीटर आगे पहुंचा, फिर 3 सेकेंड में वो 3 मीटर पीछे पहुंचा। अब वहां से फिर से वो 5 मीटर आगे चलेगा, फिर 3 मीटर पीछे आएगा। तो पूछ रहा है कि उससे ना 13 मीटर आगे एक गड्ढा है, उसमें गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल है, हम ये देखो ये गड्ढा है, वहां पे हमें उस शराबी को गिराना है। ये देखो ये है हमारा शराबी, ठीक है। ये क्या करता है, पहले 5 मीटर आगे चलता है। कितना समय लगा होगा, 5 सेकेंड। तो देखो 5 सेकेंड लग गए और ये 5 मीटर पहुंच गया। अब ये 3 मीटर पीछे आ जाता है। 3 मीटर पीछे आने में इसको कितना टाइम लगा होगा, 3 सेकेंड। 5 ऑलरेडी हो चुके थे,
और 3 सेकेंड और, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 8 सेकेंड। लेकिन ये पहुंचा कहां पे है 2 मीटर, क्योंकि 5 आगे चल के 3 पीछे आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर। अब देखो फिर से यहां से ये 5 सेकेंड और लगाएगा, यानी कि 13 सेकेंड में ये 5 मीटर और, यानी कि 7 मीटर पे पहुंच जाएगा। लेकिन अब फिर पीछे आना है उसको, कितना पीछे आता है 3 मीटर, तो ये कहां पहुंच जाएगा ये 4 मीटर पे, और टाइम कितना हो जाएगा 16 सेकेंड। 16 सेकेंड। ऐसे करते करते आप जब जाओगे आगे तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो कि ये कितनी देर में वहां पे गड्ढे में गिरे। एक तो ऐसा टाइम आएगा ना जब वो 32 मीटर पे पहुंच जाए, कितना 13 मीटर, 13 मीटर दूरी पे ये पिट है, ये पिट जो है वो 13 मीटर पे है। इसको टोटल हमको 13 मीटर, अभी तो ये 7 मीटर ही पहुंचा था, फिर पीछे आके 4 मीटर हो गया है। अब देखो अगला क्या होगा, अब ये 21 सेकेंड में 5 मीटर और आगे जाएगा, तो ये कहां पहुंच गया 9 मीटर। अब ये 3 सेकेंड और लगाएगा, 24 सेकेंड में ये 3 मीटर पीछे आ जाएगा, यानी कि 6 मीटर। बधाई हो, कम से कम आधा डिस्टेंस कवर हो चुका है। अब देखो वो 3 मीटर पीछे आ चुका है, अब वो 5 सेकेंड और लगाएगा, यानी कि वो कहां पहुंच जाएगा 29 सेकेंड। 29 सेकेंड में वो आगे चला जाएगा कहां 11 मीटर पे। लेकिन अब फिर पीछे आएगा, पीछे आएगा 3 मीटर, तो वो कहां रह जाएगा 8 मीटर पे। और इतना करने में उसको कितना टाइम लगा 3 सेकेंड और, यानी कि 13 सेकेंड। अब देखो वो 5 मीटर और चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा 13 मीटर। इसके लिए उसको 5 सेकेंड और लगेंगे, 37 सेकेंड। 13 मीटर, 13 मीटर, तो कितना समय लगा उसको पहुंचने में 37 सेकेंड लगे उसको पहुंचने में। तो 37 सेकेंड में वो गिर जाएगा। अब इसको बनाने का एक और तरीका है, ग्राफिकल मेथड, उसको देखते हैं अपन लोग, ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद है आप लोगों को ये समझाना कि हम लोग ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। अब देखो यहां पे मैंने रखा है डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे मैंने रखा है टाइम को। अब देखो वो शुरुआत के 5 सेकेंड में 5 मीटर चलता है, तो मैंने बना दिया, ये देखो 5 सेकेंड में वो 5 मीटर पहुंच गया। ये देखो ये 5 मीटर वो पहुंच चुका है। लेकिन अगले 3 सेकेंड में ये देखो ये 5 सेकेंड हो गई, ये यहां तक के 5 सेकेंड हो गए। अब अगले 3 सेकेंड में वो क्या होता है नीचे आता है। पता है ये वाला स्लोप जो होता है ये पॉजिटिव स्लोप होता है। आप कभी भी देखना ग्राफ में ये वाला स्लोप जो होता है ना, इसको हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। लेकिन ये वाला जो स्लोप होता है इसको हम क्या कहते हैं निगेटिव स्लोप कहते हैं। ये देखो जब आप एक्स की डायरेक्शन में चल रहे हो ना, आप ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हो और आप नीचे लुढ़क रहे हो तो ये निगेटिव है। आप याद रखना, आपकी फ्यूचर में जो सैलरी है वो कैसी होनी चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए ना, वही पॉजिटिव है। किसी की सैलरी अगर ऐसी हो रही है तो वो नेगेटिव। तो ये वाला स्लोप होता है पॉजिटिव का, ये वाला स्लोप होता है नेगेटिव का। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम लोग ये मानते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब क्या होगा वो नीचे आएगा, अगर नीचे आएगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी जस्ट अपोजिट होगी। भाई वो आगे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, और अगर वो 3 मीटर पीछे आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई या नहीं। तो ये पॉजिटिव स्लोप था, ये देखो पॉजिटिव स्लोप, अब उसका स्लोप कैसा होगा निगेटिव। तो अगले 3 सेकेंड तक के वो नीचे आएगा, नीचे ये देखो अब वो कहां पहुंच गया नीचे 2 मीटर पे, क्योंकि वो 3 मीटर पीछे आया ना, तो कहां पहुंच गया वो यहाँ पे। ये देखो ये आगे गया, ये पीछे आया। ये स्लोप पॉजिटिव है, ये बताता है आगे जा रहा है, और ये स्लोप कैसा है निगेटिव है, ये बताता है कि वो पीछे आ रहा है। अब देखो वो यहाँ पे पहुंच, अभी देखो ये 5 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, कहां पहुंच गया वो 8 सेकेंड। अब यहां से फिर से वो 5 सेकेंड में और आगे जाएगा 5 मीटर। तो देखो वो 2 मीटर पे ऑलरेडी था, अगर 5 मीटर और गया तो वो कहां पहुंच जाएगा 7 मीटर पे। तो हम ऐसे बना रहे हैं यानी कि वो आगे जा रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप, यानी कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। अगर वो पीछे आएगा तो उसको अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी अपोजिट, पॉजिटिव स्लोप फिर नेगेटिव स्लोप। ये तो समझ में आ रहा है।
सर आगे की। तो यहां पे देखो, इस ग्राफ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोग करो इस ग्राफ को कंप्लीट। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं आपको क्या है, 3.4 है। इसने बोला है प्लॉट द एक्स टी ग्राफ ऑफ हिज मोशन। क्वेश्चन में बोला है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये ग्राफ आप प्लॉट कीजिए। मेरा ये ग्राफ बताने का यही मकसद था। ये पॉजिटिव स्लोप है यानी आगे जा रहा है, अगर स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। देखो पहले वो 5 मीटर आगे चला, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। देख लो एक बार देख लो, खुद बनाना। पहले देखो ये वाला पॉइंट कहां तक के, 5 मीटर। फिर वो 3 मीटर पीछे आया तो वो कहां गिर गया होगा, 2 मीटर पे। फिर से वो 5 मीटर आगे चला यानी कि वो कहां पहुंच गया होगा, 7 पे। 7 से फिर वो 3 मीटर नीचे आ गया, मतलब पीछे आ गया, तो 7 से 3 मीटर पीछे मतलब वो 4 पे पहुंच गया। अब 4 से फिर वो 5 मीटर आगे जाएगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, 9 मीटर पे। 9 मीटर से 3 मीटर फिर पीछे, तो देखो 6 मीटर पे पहुंचा। 6 मीटर से फिर से 5 मीटर आगे, तो देखो 11 पे पहुंचा। 11 से 3 मीटर पीछे यानी कि वो 8 में पहुंच जाएगा। 8 से अब जैसे ही 5 मीटर आगे चलेगा तो देखो 13 मीटर पे पहुंचेगा। 13 मीटर पे ही क्या था, गड्ढा था, वो गिर जाएगा। ठीक है। वैसे यहाँ पे आप कंसेक्यूटिव टाइम्स लेते चलोगे, यहाँ पे 5 + 3 किए थे तो 8 आया। अब 8 में 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे 13, 13 में 3 ऐड करोगे, 5 था, 3 जोड़े। अब ये फिर ऊपर गया है तो 5 जोड़ेंगे तो 13। अब ये नीचे आया है तो 3 जोड़ेंगे तो 16। फिर ऊपर गया है तो 21, 5 जोड़े। अब वो नीचे आया है तो 3 जोड़ेंगे तो 24। फिर ऊपर गया है तो 5 जोड़ेंगे 29। फिर नीचे आया है तो 3 जोड़ेंगे यानी कि 32। फिर ऊपर गया है तो 5 यानी कि 37 सेकेंड। ठीक है, याद रखना ये पॉजिटिव स्लोप और ये निगेटिव स्लोप, हमको रटना नहीं है। देखो वो निगेटिव है तो वो निगेटिव क्यों है, यहाँ पे देखो यहां से यहां तक के, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y1 है और यहाँ पे क्या है, y2 है, क्योंकि ये .1 है और ये .2 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 और यहाँ पे y1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2। स्लोप क्या होता है, dy/dx। अब देखो यहाँ पे y2 बड़ा है और y1 छोटा है, तो y2 - y1 और नीचे x2 - x1। देखो x2 - x1 पॉजिटिव आएगा और y2 - y1 पॉजिटिव, तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने स्लोप ले लिया कैसा, इस तरह से, इधर, ये अगर .1 है और ये अगर .2 है, तो यहां पे देखो x2 y2, सॉरी इसको स्लोप मैंने गलत बनाया,
अगर स्लोप आपने बनाया ऐसा ऐसा, अब देखो ये जो है, मान लो ये .1 है और ये .2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। 1 के रिस्पेक्ट में देखो y1 x1, 2 के लिए y2 और x2। अब यहाँ पे देखो dy बाई dx निकालो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन ऊपर देखो y2 छोटा है और y1 बड़ा है, तो y2 माइनस y1 क्या आएगा? नेगेटिव। तो आपको एक नेगेटिव आंसर मिलने वाला है, यानी कि स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो हमने प्रूफ कर दिया कि नेगेटिव स्लोप है, लेकिन बार बार थोड़ी ना प्रूफ करेंगे, इसलिए याद रख लो, ऐसा पॉजिटिव और ऐसा मतलब नेगेटिव। ठीक है, चलो अगली क्लास में फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे। इंटीग्रेशन हम लोग शुरू करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों। ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे, वो भी लीव कर सकते हैं। थैंक यू।